हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। सब लोग आ गए। चलो, गुड आफ्टरनून पवन। चलो शुरू करें, खेला हुई पे। हाँ जी। तो हाय जयंत, गुड आफ्टरनून। हाँ जी। धाकड़ क्या हाल है। मैं कुशाल घर से। हाँ, चलो शुरू करते हैं। पीछे लिखा है ये। पीछे ये लिखा है, ये जो सुबह 5 बजे आप उठते हो, ये आपको लीजेंड बनाएगा। और लड़के तो सारे पैदाइशी लीजेंड हैं। लड़के तो पैदाइशी लीजेंड होते हैं, कौन लीजेंड होते हैं। हाँ। आहा, वाह वाह। सुरजन ड्राइंग अच्छी की है। सही है ये तो। और कर लो, तो इच्छा की पूर्ति कर ही लो। हाँ, आराम से। हो गया भैया। हाँ हाँ, श्रेयांश करवा दिया। हाँ, दीपांशु लीजेंड तो पैदाइशी है। हाँ, बैकग्राउंड कुछ भी आ सकता है। हाँ। राघव, कैसा हुआ तेरा सीएस का एग्जाम। बस स्टार्ट चालू करेंगे अभी। चलो आगे बढ़ते हैं भैया, ढेर सारी बातें हो गई। हाँ जी। चलो गुड राघव। क्वेश्चन पेपर है क्या ऐप पर। ऐप पे पूछ लेना, कैसे ही पूछ लेना। हाँ, एपीजीपी का इंपॉर्टेंट देख लेते हैं एक बार। एपीजीपी का भी देख लो, रिलेशन के भी देख लो। एपी का तुम्हें वैसे तो पता है ही, एपी होती क्या है। एपी की रिप्रेजेंटेशन ये है स्टैंडर्ड तो। लक्षदीप सारा करेंगे, काहे परेशान हो रहे हो। ये एपी की स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन होती है, जनरल टर्म एपी की ये होती है, चीनी कम वाली। एपी में एसएन का फॉर्मूला होता है n/2, 2a + n-1 × d, या फिर n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, या फिर वो मेरा वाला फॉर्मूला, फर्स्ट प्लस लास्ट, लास्ट माइनस फर्स्ट से पहले वाला, डिवाइडेड बाय 2d। मैं आपको मेरा वाला फॉर्मूला एक बार एपी में एक्सप्लेन कर देता हूँ किस तरीके से आप सम कर सकते हैं। मान लीजिए कहीं से बीचों में से उठा के कोई नंबर आपको दे दिया 354, 357, और इसी तरीके से 863, 864, ये नंबर दे दिया। अब बोल दिया कि इसका सम करके बताओ। अब जर्नली लोग क्या करते हैं, इसका सम करने के लिए लास्ट वाली टर्म को an मानते हैं, और उसके बाद n कैलकुलेट करते हैं, और n कैलकुलेट करने के बाद इसका सम करते हैं। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं जिसमें आपको an मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप इसे जल्दी और आराम से कर पाएंगे। आप देखिए, अगर आपको इन सारी टर्म्स का सम करना होता है तो एसएन करने के लिए आपको, मेरे पास एक फॉर्मूला है फर्स्ट प्लस लास्ट।
354 प्लस 864, पहली टर्म और लास्ट टर्म को जोड़ लीजिए। अब लास्ट टर्म में से इससे पहले वाली टर्म माइनस कर लो। 354 से पहले अगर कोई टर्म होती तो क्या होती? 351 होती। और नीचे लगा दो 2d यानी कि 3, और ये सॉल्व हो जाएगा। हो गया बस ये सॉल्व। हाँ, इसको सॉल्व करना इतना ही सिंपल है। इसमें आपको an मान के और n निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी किसी भी फॉर्मूले में आपको उसे an मानना पड़ता है, फिर n निकालना पड़ता है। n निकालने के बाद आपको Sn का फॉर्मूला लगाना पड़ता है। एपी में आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको एपी में एक फॉर्मूला मिल जाता है, 2d आएगा नीचे। 2d कैसे आया वो छोड़ दो, नीचे 2d आएगा, नीचे 2d ही आएगा। 2d, 2 इंटू कॉमन डिफरेंस। अगर किसी एपी की पहले वाली टर्म 0 होती, भाई मान लो कोई एपी ऐसी मिल जाती 0, 4, 8, 12 और लास्ट में दे देता अपने को 84, हाँ तो क्या दिक्कत है? पहली टर्म प्लस लास्ट टर्म। अब लास्ट टर्म माइनस इससे पहले -4 आता, तो ये +4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2d यानी कि 4। ये आंसर आ गया, करके देख लो। वो तो स्टैंडर्ड डेरिवेशन है ना, जो एक पे लगेगा वो सब पे लगेगा। इससे पहले कौन सी टर्म होती उसे माइनस करना है बस अपने को, और कुछ भी नहीं करना। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी चीज है। ये 8 हो गया, ये 88 हो गया, ये कट गया। अब 84 को 8 बार मल्टीप्लाई करना है। 84 मल्टीप्लाई बाय 8, 672 आएगा। हाँ, 968 कैसे बता रहे हो? अच्छा, 8 से 11 आ जाएगा। हाँ हाँ, सही बता रहे हैं वो। हाँ, 8 से 11 आ जाएगा। हाँ, अब सही है। 84 इंटू 11, 924 आ जाएगा, बिल्कुल सही। हाँ जी। तो ऐसे में आपको एक बेनिफिट ये मिल सकता है, एपी में है ना, एक सवाल ये वाला भी मिल सकता है। क्यों का कोई वो नहीं है रिमझिम, क्यों के लिए टाइम नहीं है आपके पास। हाँ, डेरिवेशन के लिए देयर इज नो प्लेस आउट। दिस इज अ शॉर्ट ट्रिक, आपको ठीक लगता है आप अप्लाई करो। हाँ जी, एपी में ये वाला क्वेश्चन भी खूब मिल सकता है। Sn इज इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस 3n, और आपसे पूछ लेगा डी बताओ। अब इस क्वेश्चन को करने का सबसे सही तरीका तो वही है, S1 निकाल लो। और S1 किसके इक्वल हो जाएगा? S1 जो होता है वो A1 के इक्वल होता है, यानी कि 5। अब निकाल लो S2। S2 होता है A1 प्लस A2 के इक्वल। अब A1 की वैल्यू तो 5 है ही, आप यहाँ पे फॉर्मूले में n की जगह 2 पुट कर दो, तो 4 इंटू 2 8, 8 और 6 14, 5 A2 14, A2 की वैल्यू आ गई 9। अब देखो फर्स्ट टर्म तो 5 है, सेकंड टर्म 9 है, तो डी कितना हो गया? 4। ये आप ऐसे भी कर सकते हो। तो ये वाले जो क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करने का ये तरीका सबसे सही तरीका है, एसएन वाले क्वेश्चन का। अच्छा, आते खूब है ऐसे क्वेश्चन। मैथ्स वालों को तो पता है कि एक फॉर्मूला वो वाला भी लग जाता है, an इज इक्वल टू SN-1। चाहो तो ये भी लगा सकते हैं, पर ज्यादा बेटर है आप ऐसे ही करें, ये सिंपल पड़ता है। केवल फर्स्ट टर्म निकाली, सेकंड टर्म निकाली, और उसके बाद डी कैलकुलेट कर लिया। एन की जगह 1 रखना है, एन की जगह 2 रखना है, A1 A2 आ जाएगा। A1 A2 आने के बाद आप कैलकुलेट कर लीजिए।
एपी में कई बार क्वेश्चन मिलता है 3 टर्म्स इन एपी। तीन टर्म्स एपी में है, तो जब भी 3 टर्म्स एपी में मानने के लिए कहे तो ए माइनस डी और ए प्लस डी, इस तरीके की 3 टर्म्स को आप एपी में मानिए, आपको फायदा मिलेगा। अगर आपको बोला जाए कि 4 टर्म्स इन एपी, तो आपको कौन कौन सी 4 टर्म्स माननी है, कैसी कैसी माननी है? एक तो ए माइनस डी, एक ए प्लस डी, इधर ए प्लस 3D और इधर ए माइनस 3D। आप इन 4 टर्म्स को एपी में मान लीजिए, आपको बेनिफिट मिलेगा। एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में एन अर्थमेटिक मीन, एन यानी कि 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, कितने भी अर्थमेटिक मीन हो सकते हैं। उस केस में सबसे पहले आप डी निकालेंगे। डी निकालने का फॉर्मूला बी माइनस ए अपॉन एन प्लस 1। डी निकलने के बाद पहला अर्थमेटिक मीन आप निकालते हो, ए में डी जोड़ दो। दूसरा अर्थमेटिक मीन निकालते हो आप, ए में 2D जोड़ दो। अब तीसरा अर्थमेटिक मीन निकालते हो, ए में आप 3D जोड़ दो, एंड सो ऑन। अब इसी तरीके से एपी के बारे में, अब एपी से आगे चलते हैं तो जीपी के बारे में क्वेश्चन आ जाता है। जीपी क्या होती है? जीपी वो सीक्वेंस होती है जो इस तरीके से बन रही होती है। जीपी की लास्ट टर्म या nth टर्म होती है ए की पावर n माइनस 1 चीनी कम। ये जीपी की जर्नल टर्म है, ए एन, ए आर की पावर n माइनस 1। भाई जितनी पूछ रहा है उससे एक का मार लग जाएगा। जीपी को ऐड करने के फॉर्मूले, एक फॉर्मूला तो ये है, जब आर 1 से बड़ा होता है। ऐसा भी कहा जाता है कि ये फॉर्मूला लगाइए जब आर 1 से छोटा है। वैसे आपके एग्जाम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कोई सा भी फॉर्मूला लगा लो, माइनस आ जाएगा, कट जाएगा। अब इसी तरीके से एस इंफिनिटी, एस इंफिनिटी के लिए फॉर्मूला लगता है ए 1 माइनस आर। और इस क्वेश्चन में आर जो होता है वो 1 से छोटा होता है, आर की वैल्यू इज लेस देन 1 इस क्वेश्चन में, तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ जी। अब जीपी में ऐड करने की कोई शॉर्ट ट्रिक बनती नहीं है। हाँ, जीपी में अगर 3 टर्म्स लेने के बारे में कहा जाए, अगर कोई कहता है 3 टर्म जीपी में लेनी है, तो बीच वाली ए होती है, ये वाली ए अपॉन आर होती है, और ये ए आर होती है। अगर कोई कहता है कि 5 टर्म्स ले लीजिए जीपी में, तो ए बाई आर, ए बाई आर स्क्वायर, इधर ए आर, इधर ए आर स्क्वायर। एपी और जीपी के मिक्स क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जीपी में आपको एन अर्थमेटिक, एन ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने के जो क्वेश्चन आपको मिलते हैं, उसमें आपको आर निकालने के लिए जो फॉर्मूला इस्तेमाल करना होता है वो होता है बी अपॉन ए की पावर 1 अपॉन n प्लस 1। और आपका पहला ज्योमेट्रिक मीन होता है ए आर। आपका दूसरा ज्योमेट्रिक मीन होता है, 4-5 नंबर का चैप्टर आता है,
AR square and so on. अब इसी में आपको देखो 2-3 वैरायटी के क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। वैसे तो हर आदमी की इंडिविजुअल डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती है, हर किसी के पास अपनी इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स होती है, तो मैं कॉमन कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकता हूं और मैं वही कर रहा हूं। एक देखिए, सबके पास ये वाला क्वेश्चन मिल जाता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेटर तरीका क्या होता है, आप n की जगह 1 रख लीजिए। अब n की जगह 1 रखा तो नंबर ऑफ टर्म्स हो गई 1, यानी कि 4। मतलब मुझे ये देखना है कि n रखने पर किस ऑप्शन में 4 आता है। अब जैसे मेरा पहला ही ऑप्शन है 4/n, 10/n, 10 की पावर 1, n-1 और -n। अब अगर इस ऑप्शन में मैं n की जगह 1 रखूंगा तो देखिए ये बन जाएगा 10/9। 10 -1 -1, 10 -1 9 होता है, 9 से कट जाएगा। अब 10 -1 ये भी 9 होता है। ओवरऑल आंसर 4 बच जाएगा। n की जगह 1 रखने पर आपका 4 आ गया और यहाँ पे भी 4 आ गया। अच्छा, कुछ लोगों के मन में होता है 1 नहीं रखूं, 2 रख लूं तो, 2 नहीं 3 रख लूं तो, 3 नहीं 4 रख लूं तो। आप कितना भी रख लेना, बस यही सोच के रखना कि कैलकुलेट आपको करना है। भाई अगर आप n की जगह 4 रखोगे तो पहली बात तो 4 नंबर जोड़ने पड़ेंगे, 10 की पावर 4 -1, उसके बाद डिवाइड भी लगाना पड़ेगा। तो जो लगाना है आप ही को लगाना है, तो सोच समझ के रखना। सजेशन ये है कि 1 या 2 रखो, वो ज्यादा बेटर है। छोटी वैल्यू रखोगे तो ज्यादा आसान हो जाएगा। बाकी तो आदमी की इच्छा है। जब मैं पढ़ा करता था तो मुझसे किसी ने पूछा कि फर्रा कहाँ छुपाऊं, पर्चा, पर्ची, चीटिंग स्लिप बनाते हैं। मैंने उसे आइडिया दिया, मैं निक्कर में डाल ले। बोले यार फिर निकालूंगा कैसे, मैं तो डालने से पहले सोच। तो वैसे ही भाई, आपसे अगर कोई ये कह रहा है हाँ कि ये 1 2 3 रखना है, अब कोई कहता है नहीं मैं तो 5 रखूंगा, यार ये तो उसकी मर्जी है। आप वैसे 1 या 2 रख के ही चेक करेंगे। जिन भी वैल्यू में आपको n पुट करना होगा, आप उनमें 1 या 2 ही पुट करके चेक करेंगे। और आप ऐसे ही करेंगे अगर अपन सीरियसली एग्जाम के बारे में सोच रहे हैं तो। हाँ, अपन एकदम फुर्सत में है तो एक अलग बात। हाँ जी, एक है ना, देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं। PQR AP में है, किसी ने कहा। फिर कहने वाले ने कहा कि XYZ GP में है। अब अगर कोई मुझे कह रहा है PQR AP में है, तो मैं तो नंबर मान लेता हूँ 1 2 3। अच्छा, कोई जबरदस्ती नहीं है कि 1 2 3 ही मानो, ऐसे नंबर मान लो जिनको कैलकुलेट करना आसान हो। अब XYZ कह रहा है जीपी में है, तो ये मान लिए 1 2 4, ये जीपी बन गई, ये एपी बन गई। एपी में गैप सेम होता है, जीपी में मल्टीप्लीकेशन वाला नंबर सेम होता है। अब सवाल में अपने से पूछा है x की पावर p माइनस क्यू, y की पावर r माइनस पी और z की पावर p माइनस क्यू। अच्छा, इसमें q माइनस r था। हाँ ठीक है, तो x की जगह तो 1 है, 1 की पावर q माइनस r यानी कि 2 माइनस 3। y की वैल्यू 2 है, r माइनस पी, r कितना है 3 माइनस 1, और z की वैल्यू 4 है। अब p माइनस क्यू तो 1 माइनस 2, तो ये 1/1, ये 2 की पावर 2 और ये 4 की पावर -1। अब 4 की पावर -1 को अपन नीचे लिख सकते हैं, तो ये 1/4, और ये 2 की पावर 2 को अपन 4 लिख सकते हैं, कट जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। वैसे भी इंडाइसिस में साइकिल बन रहा है, माइनस का इस्तेमाल हो रहा है, टोटल पावर 0, आंसर 1 आ जाएगा। हाँ, साइक्लिक ऑर्डर से भी कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, पर मैंने आपको एपीजीपी का इस्तेमाल करके भी ये चीज बता दी। अभी जैसे मान लो एक और क्वेश्चन है
किसी ने कहा कि एक्स वाई जेड जीपी में है, अपन ने मान लिया 2, 4 और 8। सवाल में कहा गया कि x की पावर p, y की पावर q और z की पावर r ये बराबर है। अब यार x का मतलब क्या है? x का मतलब है 2, y का मतलब 4 और 8 का मतलब z का मतलब 8। अब ये बराबर कब होते हैं? अगर 8 का स्क्वायर कर दूं तो 64 बनता है, यानी कि 4 का क्यूब और 2 की पावर 6। यानी कि p की वैल्यू कितनी हो गई? 6। q की वैल्यू कितनी हो गई? 3। और r की वैल्यू कितनी हो गई? 2। और क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब पी क्यू आर की वैल्यू अपने पास आ गई। इसने पूछा है 1/p, 1/q, 1/r किसमें? मतलब 1/6, 1/3 और 1/2। ये किसमें? एपी है। माइनस करके देख लेना, सेम आता है, एपी है। इन क्वेश्चन में वैल्यू पुट करने का जो बेनिफिट मिलता है उसका मजा ही अलग है। उस चीज का मजा अलग है, वैल्यू पुट करने पर जो आपको फायदा मिलता है। नोट कर लीजिए। हो सकता है रिमझिम, हो सकता है रिमझिम, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सही किया है। हाँ जी। तुषार इस क्वेश्चन में केवल वैल्यू पुट करनी है और कुछ भी नहीं करना, केवल वैल्यू पुट करनी है। अब वैल्यू तो अपने को ही पुट करनी पड़ेगी, वैल्यू तो अपने को ही पुट करनी पड़ेगी। बटन कौन दबाएगा? हम दबाएंगे, और क्या तो कौन दबाएगा? c+a-b और नीचे b, a+b-c, नीचे c, b+c-a, नीचे a। अब ये कोई कहता है कि ये एपी में है, तो आप ये बताओ एबीसी एपी में होंगे, जीपी में होंगे कि एचपी में होंगे? कुछ भी नहीं है इस सवाल में। आपको सबसे पहले ऑप्शन दिया है एबीसी एपी में होंगे क्या, तो आप सबसे पहले एबीसी एपी में ले लो 1, 2, 3, और इनमें रख के देख लो एपी बनती है कि नहीं बनती। बनती है तो ठीक है, वरना गलत है। दूसरा ऑप्शन ले लो जीपी वाला, 1, 2 और 4। अब तीसरा ऑप्शन एचपी ले लो। एचपी का मतलब क्या होता है? एचपी का मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है। अब हार्मोनिक प्रोग्रेशन का सवाल आपको क्वेश्चंस में मिल सकता है, पेपर्स में मिल सकता है, सीए फाउंडेशन में नहीं मिल सकता, क्योंकि आपके कंटेंट का पार्ट ही नहीं है एचपी। एचपी आपके कंटेंट का पार्ट नहीं है, ये बच्चे को केवल। अब एचपी क्या होती है? एपी का रेसिप्रोकल एचपी होती है, तो ये 1/2, 1/3 और 1/1 ये रख के देख लो एबीसी की जगह। अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है तो ये है, वरना नन है। केवल वैल्यू पुट करनी है आपको और कुछ भी नहीं करना। हाँ जी। तो जीपी में आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिल जाते हैं। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 3n² + n। तो pth टर्म अभी बताया था, अभी बताया था ऐसा ही क्वेश्चन, सेम यही इसी टाइप का क्वेश्चन बताया था। ये रहा, ये नहीं है, ये बताया था, ये रहा। ये डी है, ये ए है। अगर किसी का ए और डी पता चल जाए तो ए एन निकालना तो सिंपल है, a+n-1 × d। अब वैल्यू रख दो, सॉल्व हो जाएगा। हाँ जी।
तो एपीजीपी में हमें इस टाइप के क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो आपको इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। एक और क्वेश्चन है, एक्स की वैल्यू दिया है 1, 1/3, 1/3 का स्क्वायर टिल इंफिनिटी। तो एक्स की वैल्यू जीपी में एस इंफिनिटी के फॉर्मूले से एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, a/1 - r। मतलब एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 - 1/3, 2/3, तो एक्स आ गया 3/2। इसी तरीके से y दे रखा है 1, 1/4, 1/4 का स्क्वायर टिल इंफिनिटी। तो y की वैल्यू a/1 - r यानी कि 4/3। ये y भी आ गया, x भी आ गया। अब चाहता क्या है, एग्जामिनर ने कहा x इंटू वाई की वैल्यू बताओ, तो x की वैल्यू 3/2 और y की वैल्यू 4/3। कैंसिल आउट कर लीजिए, 2 आंसर है। इस तरीके के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं और ये बड़े बेसिक क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चंस हैं। आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो सॉल्व हो जाएगा। एक ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, पता नहीं लोग क्यों परेशान हो रहे होते हैं इस क्वेश्चन में। 243 मल्टीप्लाई 243 की पावर 1/6, फिर मल्टीप्लाई 243 की पावर 1/36 एंड सो ऑन। अपन जानते हैं बेस से में तो पावर जुड़ जाएंगी, मतलब 1 + 1/6 प्लस 1/36, और इसको इंफिनिटी तक जोड़ना है। तो आप फॉर्मूला लगाएंगे एस इंफिनिटी का ऊपर, a/1 - r। क्या हो जाएगा ये 243, 1/5/6 यानी कि 6/5। अब 243 का मतलब होता है 3 की पावर 5 और 6/5, तो 5 से 5 कट जाएगा, 3 की पावर 6 आंसर आ जाएगा, यानी कि 729। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। एक इसी तरीके से ये सवाल भी बहुत पूछा जाता है, p p² p³ और लास्ट वाला p की पावर n। पूछने वाला आपसे पूछता है इसका ज्योमेट्रिक मीन बताओ। ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए अपन करते क्या है, सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इन पूरे की पावर 1/n लगा देते हैं। तो p की पावर 1 + 2 + 3 n और पूरे की पावर 1/n। तो 1 + n, n/2 और पूरे की पावर 1/n, यानी आंसर आ जाएगा p की पावर n + 1/2। हाँ जी। एक सवाल ये भी बहुत पूछा जाता है भाई, जी, ए और बी का अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन है, ये दे दिया। इसका मतलब g² जो है वो a इंटू बी हो गया। छोटा ए भी है, छोटे ए भी ले लो। सवाल में क्या पूछा जा रहा है, सवाल में पूछा जा रहा है 1/g² - a²। छोटा ए ये, इसकी वैल्यू पूछ रहा है पूछने वाला। कुछ भी मत करो तुम, तो ए और बी की जगह वैल्यू रख लो। इसको ले लो 2 और इसको ले लो 8। 2 × 8 हो गया 16। g² की वैल्यू हो गई 16।
अब यहाँ पे रख के देख लो भाई, 1/g² 16 माइनस a², ए कितना है, ए है जी आपका 2, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस g² 16, b² 64। अब सॉल्व करके देखो क्या आ रहा है, तो 1/12 माइनस 1/48, एलसीएम ले लेंगे तो 48 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 4, इधर आ जाएगा 1, 3/48 यानी कि 1/16, और 16 क्या था, g² था। तो देखो 16 क्या था, g² था। सवाल सॉल्व हो गया, केवल वैल्यू पुट कर दी और सवाल सॉल्व हो गया। 4 से 5 क्वेश्चन मिलते हैं आपको एपीजीपी के, हाँ मिल जाते हैं इतने सवाल तो एग्जाम में, हाँ इतने सवाल मिलना तो नॉर्मल बात है। हाँ जी, अब इसी में आप देख लीजिए, अभी तो किया है सचिन क्वेश्चन नंबर 67। हाँ और क्या, अब वो हिंदी मीडियम का कोई अलग है क्या सवाल, सवाल तो यही होंगे। अब एक क्वेश्चन अधूरा है हिंदी मीडियम किताब में, चाहता क्या है वो, सम लिखा ही नहीं है इसमें भाई। हिंदी मीडियम में एक 67 का नंबर का सवाल है, उसमें जोड़ना है इसको, ये जोड़ने को कह रहा है, और इन्फिनिटी तक जोड़ना है। ए की वैल्यू 2 हो गई, आर की वैल्यू कितनी हो गई, 2/y, जोड़ दो, क्या दिक्कत आ रही है। एस इन्फिनिटी में ऊपर आ जाएगा ए, नीचे आ जाएगा 1 माइनस आर, आर कितना है तुम्हारा 2/y। ये सही में इतना कठिन है कि नहीं आया, हो गया ये तो, इसमें ऐसा क्या है, मुझे तो इसमें कुछ नहीं लगा कि ये कठिन है। हाँ जी, चलिए रिलेशन रिलेशन के बारे में बात कर रहे हैं। रिलेशन, देखिए रिलेशन के बारे में अगर अपन डिस्कशन करते हैं, तो सबसे पहली बात, रिलेशन एक ऑर्डर्ड पेयर होता है। दो सेट दे रखे हैं ए और बी, ए से बी में जाने वाला संबंध, ए से बी को जोड़ने वाला कोई भी एसोसिएशन रिलेशन कहलाता है। अगर आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, तो ये दो बातें लिख रहा हूं, ये बिल्कुल अपने पल्ले बांध लेना। पहली बात, आपको पूछा जाएगा, ए का कार्डिनल नंबर दे देगा एम, कार्डिनल नंबर मतलब ए में कितने एलिमेंट होते हैं, बी का कार्डिनल नंबर दे देगा एन, कार्डिनल नंबर को हिंदी में बोलते हैं क्रमांक संख्या, ए और बी समुच्चय में कितने अवयव मौजूद हैं, ये उनका क्रमांक होता है, कार्डिनल नंबर होता है। अब आपसे पूछेगा नंबर ऑफ रिलेशन, संबंधों की संख्या बताइए, कितने संबंध बन सकते हैं, तो 2 की पावर m इंटू n। सवाल या तो इस रूप में मिलेगा, ये हटा ही देता हूं बॉक्स, या आपको सवाल इस रूप में मिलेगा। सवाल ऐसे भी दे सकता है आपको,
R is a relation from A to B. R is a relation on A, और A का कार्डिनल नंबर दे रखा है n। तो अगर कोई आपसे पूछ ले नंबर ऑफ रिलेशंस, तो वो कितने होंगे? वो होंगे जी 2 की पावर n स्क्वायर। n इंटू n करना पड़ेगा ना। दो की पावर n इंटू n मतलब 2 की पावर n स्क्वायर। इतने रिलेशन होंगे। तो एक तो आपको ध्यान रखना है ये, और एक आपको ध्यान रखना है ये एज इट इज पूछा जा सकता है। ये वो क्वेश्चन है जो बहुत सारे कंपटीशन में अलग अलग फॉर्मेट में और एक से ज्यादा बार पूछे गए। तो आपको क्वेश्चन अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग लेवल पर अलग अलग तरीके से मिल सकते हैं, आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर ऑफ रिलेशन। अब इसके बाद हम लोगों ने जर्नली हम लोग ट्राई करते हैं, टाइप करते हैं हम लोग टाइप ऑफ रिलेशंस। रिलेशन की टाइप कितनी होती है? पहली टाइप होती है रिफ्लेक्सिव। रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होता है? कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा अगर डोमेन के हर एलिमेंट के लिए जुड़वा मौजूद होगा। तो जैसे आर एक रिलेशन दे रखा है 1 2 1 1 2 3 3 4, तो 2 2 और 3 3। अब आप इसके डोमेन के एलिमेंट निकालिए। डोमेन के एलिमेंट वो होते हैं जो शुरू में आते हैं। शुरू वाला एलिमेंट डोमेन का एलिमेंट होता है। तो डोमेन के एलिमेंट क्या हो गए? 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया। अब आप ये देखो 1 के लिए 1 1 मौजूद है क्या? हाँ जी है। 2 के लिए 2 2 मौजूद है क्या? हाँ जी है। 3 के लिए 3 3 मौजूद है क्या? बिल्कुल है। इसका मतलब आर एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। रिफ्लेक्सिव को हिंदी में कहते हैं तत्समक। तत्समक संबंध। और अगर यही कहानी ऐसे कही जाती कि आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, और आर दे दिया जाता आपको 1 1 1 2 1 3 2 2। अब आपसे कोई कहता है ये रिफ्लेक्सिव है क्या? आपको इसमें ए भी दे रखा है, यानी अब आप डोमेन अपनी मर्जी से नहीं निकालेंगे। यहां से चलकर फंक्शन यहां पे जा रहा है। ए डोमेन है और डोमेन के एलिमेंट है 1 2 3। 1 के लिए 1 1 है, 2 के लिए 2 2 है, ये रहा, और 3 के लिए 3 3 नहीं है। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? बिल्कुल भी नहीं है। अब इसी को जब अपन लोग वर्ड्स में डिस्कस करते हैं, तो वर्ड में डिस्कस करने के लिए आपको ये रिलेशन इस तरीके से लिखा हुआ मिल जाता है कि आर इज एक्स वाई सच दैट एक्स इज फादर ऑफ वाई। एक्स वाई के पापा हैं, तो क्या वाई एक्स का पापा हो सकता है? एक्स एक्स का पापा हो सकता है क्या? एक्स, ये चीज पॉसिबल है क्या? एक्स कॉमा एक्स पॉसिबल है क्या? एक्स खुद का पापा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। एक्स खुद का पापा नहीं हो सकता। अब
सेकंड टाइप ऑफ रिलेशन जो होता है वो होता है आपका सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में खास बात क्या होती है कि हर सीधे के लिए उल्टा मौजूद होना चाहिए। अगर हर सीधे के लिए उल्टा मौजूद है, हर 1 2 के लिए 2 1 अवेलेबल है तो सिमेट्रिक होगा, वरना सिमेट्रिक नहीं होगा। जैसे अगर इसको वर्ड्स में पढ़ते हैं और यही बात आपको लिखी हुई मिल जाती है, एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई लिव्स इन जयपुर, एक्स और वाई दोनों जयपुर में रहते हैं, तो क्या वाई और एक्स भी जयपुर में रहेंगे? हाँ बिल्कुल जयपुर में ही रहेंगे जब एक्स और वाई रह रहे हैं तो। एक्स वाई का भाई है, एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई, एक्स वाई का भाई है। अब ये संबंध सममित संबंध है क्या? नहीं है। हाँ बहुत अच्छी बात है, ध्यान है तुम्हें। ये नहीं है। एक्स वाई का भैया है, वाई एक्स की बहन भी हो सकती है। हाँ वाई तो बहन भी हो सकती है ना, एक्स वाई बता रखा है। हाँ ब्लड रिलेशन में एक क्वेश्चन दिया जाता है जिसका आंसर वो इस तरीके से डिफाइंड है, आर डिवाइडेड बाय एम माइनस एन। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये आंसर क्यों है, ये आंसर क्यों नहीं हुआ। मैंने टेस्ट में कई बार दिया है ये क्वेश्चन। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं आंसर यही क्यों दिया है, ये क्यों नहीं दिया। अब डिवाइड का मतलब है आर एम का पापा है। अब आर एम का पापा है, अब एम तो बेटा बेटी कुछ भी हो सकता है। अब माइनस वाले रिलेशन में ये बताया जाता है कि एम एन की बहन है, एम इज सिस्टर ऑफ एन, एम एन की बहन है। अब आर तो पिताजी हो गए, एम बहन हो गई एन की, एम एन की बहन है। अपन एन के बारे में नहीं जानते, पर हमारा लेना देना ही नहीं है एन से, हम तो एम को जानना चाहते हैं। तो एम आर की बेटी हो गई। अब एन बेटा हो बेटी हो, हमें क्या मतलब, अपने को केवल इससे मतलब है। इस रिलेशन में हमें ये पता नहीं चल रहा, हमें ये तो पता चल रहा है कि आर एम का पापा है, पर ये पता नहीं चल रहा एम निब्बा है कि निब्बी है, लड़का है कि लड़की है, ये पता नहीं चल रहा। हाँ ये ब्लड रिलेशन में ये वाला क्वेश्चन आता है। अब वो सेम इफेक्ट यही वाला होता है। हाँ अगर ये लिखा होता है एक्स एंड वाई आर ब्रदर्स, भाई अगर ये लिखा हुआ होता है एक्स एंड वाई आर ब्रदर्स, तो फिर ठीक है, फिर तो कुछ सोचना ही नहीं है, वाई एंड एक्स आर ऑल्सो ब्रदर, फिर तो सिमेट्रिक होता ही होता। फिर तो कुछ नहीं किया जा सकता, फिर तो सिमेट्रिक है। हाँ ऐसा भी आता है, डुइपल आता है। अब तीसरा रिलेशन होता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए आपको थोड़ा सा सचेत रहना पड़ता है। आपको ये देखना होता है कि अगर एक्स वाई और वाई जेड आर में हैं, अगर ये दोनों आर में हैं तो आप तीसरा ढूंढते हैं। अगर ये दोनों आर में नहीं है तो आप तीसरा नहीं ढूंढेंगे, आप कहेंगे है ट्रांजिटिव। हाँ भाई अगर एक्स वाई और वाई जेड आर में है तो आप एक्स जेड ढूंढेंगे, ध्यान रखिएगा। मतलब कोई रिलेशन दे दिया, अब उसमें लिख के दे दिया 1 2 1 3 2 3 1 4। अब अपन ने दो पे, ये दो पे खत्म हो रहा है, अब कोई दो से शुरू होने वाला है क्या? ये है जी। तो जोड़ा मिल गया। अगर जोड़ा मिल गया तो भाई साहब आप तीसरा वाला ढूंढेंगे। अब जोड़ा मिल गया तो तीसरा ढूंढना पड़ेगा, यानी कि 1 3। अब 1 3 अवेलेबल है क्या? नहीं है। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है।
यानी ये ट्रांजिटिव के चक्कर में फंसवाया किसने? इस 2 3 ने फंसवाया। मतलब अगर ये रिलेशन सीधा सीधा सा दे रखा होता, हाँ 1 3 अवेलेबल है, हाँ 1 3 अवेलेबल है तो ये है। अगर मान लो ये सीधा सीधा दे रखा होता 1 2 1 3 1 4, तो अपन 2 से शुरू होने वाला कोई है नहीं है, 3 से शुरू होने वाला कोई नहीं, 4 से शुरू होने वाला कोई नहीं। इसका मतलब चेक नहीं करना है, चेक नहीं करना है तो ट्रांजिटिव है। कितने पेयर चेक करने? सारे चेक करने, कोई भी गाड़ी बच के नहीं जानी चाहिए, सारी गाड़ियां चेक होंगी, जिनमें जोड़ा है वो गाड़ी चेक होगी। हाँ भाई, तो एक ही पेयर हुए और बाकी नहीं हुए तो हाँ कोई बात नहीं, लो ना, ऐसा देख लेते हैं भाई। मान लो एक ही पेयर दे रखा है, 1 2 2 3 1 3, और बाकी के यूं ही हैं, ऐसे ही खाम खा, 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8, बाकी के यूं ही है खाम खा। तो जिसका जोड़ा बन गया उसके लिए तीसरा चेक करना है आपको, बाकी सब खाम खाएं। अब जिनका जोड़ा ही नहीं बन रहा उनकी क्या तलाशी लेनी? बोल जाओ भाई, जाओ जाओ। जिनका पेयर नहीं बना उसके लिए कुछ चेक नहीं करना। अगर मान लो इसमें ये वाला नहीं होता तो फिर इनको भी चेक नहीं करते, ऑल क्लियर कर देते और बोल देते कि है जी ट्रांजिटिव। अगर पेयर बना तो ही ट्रांजिटिव चेक होगा, पेयर नहीं बना तो ट्रांजिटिव चेक नहीं होगा, हम बोलेंगे कि है। ये आपको बात ध्यान रखनी पड़ेगी बिल्कुल अच्छे से। हाँ जी। और ऐसा रिलेशन जो तीनों प्रॉपर्टीज रखता है, जो रिफ्लेक्सिव भी होता है, तत्समक भी होता है, सिमेट्रिक यानी सममित भी होता है, और जो संक्रामक यानी कि ट्रांजिटिव भी होता है, उसको स्वतुल्य संबंध यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। अगर एक भी पेयर बन गया, अब अंजलि मान लो यहाँ पे पेयर बन रहा था 1 2 2 3, और इस 1 2 2 3 के लिए 1 3 अवेलेबल नहीं होता, भाई जोड़ा तो बन गया पर इस जोड़े के लिए तीसरा नहीं है, तीसरा है ही नहीं, तो फिर ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, फिर नहीं होगा। ये ट्रांजिटिव कब होगा? जब जोड़े के लिए तीसरा अवेलेबल है, या तो जोड़ा हो ही नहीं, और अगर है तो फिर तीसरा भी होना चाहिए। अब ये गड़बड़ है कि तीसरा अवेलेबल नहीं है, तीसरा अवेलेबल नहीं है तो फिर आपका रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। हाँ भाई, ये इक्वलेंस का एग्जांपल है, 1 1 2 2 3 3। अब देखो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी। जो जुड़वे होते हैं वो सब होते हैं। हाँ जी। अब इसी तरीके से अगर आप फंक्शन के बारे में बात करते हो तो फंक्शन में आपको ज्यादा कुछ प्रिपेयर करने के लिए फंक्शन में होता नहीं है। हाँ, फंक्शन में प्रिपेयर करने के लिए ज्यादा कुछ होता नहीं है। फंक्शन में अगर आप देखोगे तो यू विल फाइंड कि इन फंक्शन
आपको टाइप्स ऑफ फंक्शन और फंक्शन का वर्किंग, फंक्शन के प्रोसीजर्स, बस इनकी इंपॉर्टेंस आपके पास हो जाती है। ज्यादा फंक्शन में आपके पास कुछ बनता या बैठता नहीं है। फंक्शन में आपको सॉल्व करने के लिए या तो फॉग के लिए बोलेगा या इनवर्स फंक्शन के लिए बोलेगा, आपको इस टाइप का। साथ ही साथ ऑन टू, इनटू, वन वन और मैनी वन, आपके ये सारे के सारे फंक्शन के स्लॉट बैठेंगे। अब आप आ जाइए, सबसे पहले आपको दो फंक्शन दे दिए, एफ एक्स दे दिया एक तो 2x+1, एक आपको जी एक्स दे दिया 3x+2। आपको बोला फॉग बनाओ। फॉग का मतलब है एफ के अंदर जी एक्स डाल दो, जहां पे एक्स है उसकी जगह जी एक्स। तो 2gx+1 क्या हो जाएगा ये? अब जी एक्स की जगह जी एक्स की वैल्यू 3x+2+1, करो मल्टीप्लाई। 6x+4+1 यानी कि 6x+5, ये आपके जी एक्स की वैल्यू आ गई, ये फॉग की वैल्यू आ गई, एफ ऑफ जी एक्स। हम ढेर सारे एग्जाम्पल पहले भी कर चुके हैं फॉग ऑफ के, तो मैं इनको ज्यादा घिसूंगा नहीं। अगर आपको एफ एक्स दे दिया और आपसे कहा गया कि इनवर्स निकालिए, तो आप इनवर्स निकाल सकते हैं। एफ इनवर्स एक्स जो होगा वो वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू के इक्वल होगा। आप क्या करें इसमें, आप इस क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए। 2x=y-1 और x=y-1/2। अब जब अगर आप इसको कवर अप करते हैं तो ये y-1/2 बन जाता है। आप y की जगह x रख दीजिए, x-1/2, ये आपका इनवर्स क्रिएट हो जाएगा। सेम यही इनवर्स के बाद आपका आ जाता है वन वन फंक्शन। कोई भी फंक्शन वन वन है या नहीं है, इसको चेक करने का तरीका आपका f(x=fy)। आपने फंक्शन उठाया और उसी फंक्शन को y के रूप में रख के देखा। अगर x=y आ रहा है तो वन वन है, वरना वन वन नहीं है। कुछ फेमस फंक्शन जो यहाँ पे पुट किए जाते हैं, पूछे जाते हैं, एफ एक फंक्शन है रियल नंबर से रियल नंबर में, और एफ एक्स एक्स स्क्वायर दे रखा है, क्या ये एक वन वन फंक्शन होगा? अगर मैं एफ एक्स को एफ वाई के इक्वल मानूंगा तो क्या एक्स वाई के इक्वल होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। स्क्वायर का मतलब है वाई के दोनों एस्पेक्ट कवर किए जाएंगे। अब क्यों कवर किए जाएंगे? क्योंकि रियल नंबर से रियल नंबर में है, रियल नंबर में पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों तरह की वैल्यूज होती है, इसलिए ऐसा होगा। अब इसी में एक और फेमस फंक्शन आपको दिया जाता है एक्स स्क्वायर, और ये बोला जाता है एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। अगर नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में एफ एक फंक्शन है तो क्या ये वन वन होगा? अब अगर मैं एक्स स्क्वायर को वाई स्क्वायर की इक्वल रखूंगा तो क्या एक्स वाई के इक्वल आएगा? बिल्कुल आएगा। क्यों आएगा? क्यों आएगा भाई? क्योंकि केवल पॉजिटिव वैल्यूज हैं, जो पुट कर रहे हैं वो वैल्यू भी पॉजिटिव है, और जो बाहर आ रहा है, जो आउटपुट आ रहा है, वो वैल्यू भी पॉजिटिव है। सिंस बोथ द वैल्यूज आर पॉजिटिव, दैट इज व्हाई वी आर हैविंग बोथ वैल्यूज इक्वल। दोनों पॉजिटिव है, नेगेटिव है ही नहीं, तो नहीं होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। सेम यही कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आपको मॉडुलस की फॉर्म में मिल जाता है। अगर ये रियल नंबर से रियल नंबर में दिया गया है तो वन वन नहीं होगा, और अगर नेचुरल से नेचुरल में है तो वन वन होगा। आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आंसर जो है वो डिपेंड करेगा आपके डोमेन और रेंज पर। इसी तरीके से ऑन टू या इन, टू, ऑन टू क्या होता है? ऑन टू या इन टू, ऑन टू क्या होता है? ऑन टू या इन टू, ऑन टू क्या होता है? ऑन टू या इन टू, ऑन टू क्या होता है? ऑन टू या इन टू, ऑन टू क्या होता है? ऑन टू या इन टू, ऑन टू क्या होता है? ऑन टू या इन टू, ऑन टू क्या होता है? ऑन टू या इन टू, ऑन टू क्या होता है? ऑन टू या इन टू, ऑन टू क्या होता है? ऑन टू या इन टू, ऑन टू क्या होता है? ऑन टू या इन टू, ऑन टू क्या होता है? ऑन टू या इन टू, ऑन टू क्या होता है? ऑन टू या इन टू, ऑन टू क्या होता है? ऑन टू या इन टू, ऑन टू क्या होता है? ऑन टू या इन टू, ऑन टू क्या होता है? ऑन टू या इन टू, ऑन टू क्या होता है? ऑन टू या इन टू, ऑन टू क्या होता है? ऑन टू या इन टू, ऑन टू क्या होता है? ऑन टू या इन टू, ऑन टू क्या होता है? ऑन टू या इन टू, ऑन टू क्या होता है? ऑन टू या इन ट
अगर रेंज और कोडोमेन बराबर होते हैं तो फंक्शन को ऑन टू फंक्शन कहा जाता है। इफ रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन तो फंक्शन ऑन टू फंक्शन कहलाता है। अब रेंज जो है, अब कोई फंक्शन आपको दे दिया, अब मान लो ये एक फंक्शन है, अपन जानते हैं इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, चाहे आप वैल्यू कुछ भी पुट कर दो। अब डिपेंड करेगा उसने दिया क्या है। उसने मान लो एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिया रियल नंबर से रियल नंबर में, तो कोडोमेन क्या है? रियल नंबर। रेंज क्या है? पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर। अब आपकी कोडोमेन है रियल नंबर, रियल नंबर में नेगेटिव भी होंगे, पॉजिटिव भी होंगे और जीरो भी होगा। आपकी रेंज क्या है? आपकी रेंज है पॉजिटिव नंबर्स। तो क्या रेंज और कोडोमेन बराबर है? बिल्कुल बराबर नहीं है। तो ये फंक्शन ऑन टू होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ये फंक्शन क्या होगा? इनटू फंक्शन होगा। आपको इस टाइप के क्वेश्चंस फंक्शन में तैयार कर लेने चाहिए। पर मैं फंक्शन के बारे में फिर भी आपको एक बात बताऊंगा कि अगर किसी को दिक्कत है 1 1 ऑन 2 में, तो अगर वो स्किप करना चाहे तो स्किप कर सकता है, क्योंकि आप इनवर्स फॉग ऑफ ये तैयार कर लीजिए या फंक्शन की वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, उसमें भी आप नंबर निकाल सकते हैं। बाकी आप नंबर रिलेशन और उसमें भी निकाल पाएंगे। सेट के क्वेश्चन आपको ज्यादा मिलेंगे। तो माय एडवाइस टू यू ऑल कि यू मस्ट प्रिपेयर सेट। आप सेट अच्छे से तैयार करें, क्योंकि सेट के क्वेश्चन आपको ज्यादा मिल सकते हैं। हाँ जी। हाँ भाई। अब मैं सोच रहा हूं कि अपन लोग एक बार ये रीजनिंग के टॉपिक देख लें। 10 मिनट का ब्रेक लोगे? अरे मैं 3:30 बजे फ्री कर दूंगा, कोई 10 मिनट का ब्रेक मतलब। रीजनिंग छोड़े, पहले स्टैट्स देख लेते हैं। चलो पहले स्टैट्स देख लेते हैं। हाँ, स्टैट्स देख लेते हैं। हाँ, 1 घंटे में थक गए क्या? अरे देखो, किसी को पानी वानी पीना है, सूसू पोटी जाना है, करी आओ फटाफट। हाँ, पानी वानी पीना है, पी पा लो। स्टैट्स के पहले चैप्टर से शुरू करेंगे, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। आसान टॉपिक है। पहला टॉपिक आ जाता है कलेक्शन। डेटा कलेक्ट किया जाता है प्राइमरी, सेकेंडरी। प्राइमरी डेटा न्यू डेटा, फ्रेश डेटा। सेकेंडरी डेटा पुराना डेटा। सेकेंडरी डेटा के सोर्सेज कौन कौन से? इंडियन सोर्सेज होते हैं, आईआईएस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडीज, या फिर सेंसस रिपोर्ट। और प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के 3 तरीके कौन कौन से? इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, और एक मेल्ड क्वेश्चनर। याद है ना? इंटरव्यू में, इंटरव्यू के 3 तरीके: पर्सनल इंटरव्यू, इनडायरेक्ट इंटरव्यू, और टेलीफोनिक इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू घर घर जाके इकट्ठा करता है डेटा, घर घर जाके डेटा इकट्ठा किया जाता है। तो ये तरीका खर्चीला होता है, कॉस्टली मेथड है। इस तरीके में डेटा कम समय में, मतलब ज्यादा समय में कम डेटा इकट्ठा होता है, पर डेटा 100% एक्यूरेट होता है। इनडायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू मेथड काम कहाँ पे आता है? पर्सनल इंटरव्यू मेथड कहाँ पे काम आता है? नेचुरल क्लैमिटी, प्राकृतिक आपदा, भूकंप, बाढ़, यहाँ पर पर्सनल इंटरव्यू से डेटा कलेक्ट किया जाता है। इनडायरेक्ट इंटरव्यू, किसी रिलायबल सोर्स से डेटा कलेक्ट कर लिया जाता है। एक्सीडेंट के केस में इनडायरेक्ट इंटरव्यू पान वाले से पूछ लेते हैं। नहीं नहीं, किसी भी एक्सीडेंट में, रेल और बस एक्सीडेंट में तो लोग ही नहीं मिलते इनडायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बताने वाले। क्यों? क्योंकि वो सामान लूटने में लगे हुए होते हैं। कोई रेलवे की पटरी उखाड़ के ले जा रहा होता है, कोई पत्थर उठा के ले जा रहा होता है, कोई मरे हुए लोगों के कपड़े उतार रहा होता है। हाँ, और क्या, इनक्रेडिबल इंडिया भाई।
और क्या। हाँ, कोई वीडियो बना रहा होता है अलग ही व्हाट्सएप के लिए, कोई वॉलेट ले चुरा रहा होता है। और वैसे फिर ये बात करते हैं कि हमारे यहाँ संस्कार हैं, ये संस्कार हैं, लाशों पे से सामान उतार लेते हैं। केदारनाथ में लोगों की मदद कितनों ने की थी? किसी ने नहीं की थी। बेचारे बहुत लोग जो जो बच गए थे और जो बचाए जा सकते थे, जिन पे समय से गवर्नमेंट के लोग नहीं पहुंच पाए, क्योंकि केदारनाथ में बाढ़ के समय कितनी दिक्कत थी। गवर्नमेंट के, फौज के, पुलिस के, और जो टीम वाले, जो एनडीआरएफ की जो टीम थी, उसके लोग जो नहीं पहुंच पाए थे। और जो जैसे कोई बेचारा घायल है, कोई आदमी पानी में बहता बहता किसी गांव में पहुंच गया, तो गांव के लोगों ने मदद करी तो कर दी। वरना तो बहुत सारे तो चोर उचक्के ही थे वहां पे भी, ढेर सारे, जिन्होंने लोगों की उंगलियां काट काट के अंगूठियां निकाल ली थी। तो अब ऐसा ही है। तो नेचुरल कैलामिटी या एक्सीडेंट के केस में भी ज्यादातर तो यही हो रहा है। हाँ, लोग अटैचियां ले लेके भाग जाते हैं, कुछ भी नहीं तो वो अटैची रख लेगा, सूटकेस ही काम आ जाएगा, वो खुद तो खरीद नहीं पाएगा। हाँ, बहुत बुरा हुआ था, बहुत बुरा हुआ था बेटा। अब ऐसे ही लोग पाए जाते हैं। हम्म। ऐसे ऐसे खूब है हिंदुस्तान में, हमारे देश में भरे पड़े लोग। और क्या, जिनको नफरत है आपसे। हाँ। क्यों, अभी कोविड के टाइम में देख लो ना, लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे। लोग वैक्सीन लगवा नहीं लगवा रहे। हाँ, उनको नफरत है आपसे। किसी को डॉक्टर से नफरत है, किसी को देश से, किसी को सरकार से। तो पीपल हैव गॉट प्लेंटी ऑफ प्रॉब्लम। हाँ। और कुछ भी नहीं तो किसी को उसी से नफरत है जो एसी में सोता है। हाँ। कुछ लोगों को ये भी प्रॉब्लम है, बोले तुम तो एसी में सोते हो। अरे भाई, तू लगवा ले यार, ये कोई बात थोड़ी हुई। हाँ। बोले जो एसी में सोता है उसके कोरोना होता है, बाकियों के नहीं होता। ये कोई बात है क्या? ये कोई लॉजिक है क्या? हाँ, मैं तो कहीं भी सो जाता हूँ। हाँ। नहीं, पर ये अजीब सी तरह की सिचुएशन है। हाँ। अब आप हमारे हमारे गांव में अगर आप कभी किसी को फोन करके कह दो, तो बोले इलाज चल रहा है डॉक्टर के। भाई साहब, जिनका कोरोना हुआ उनका भी डॉक्टर के नीम हकीम ने इलाज कर दिया, बताओ। और वो गांव में इलाज क्या होता है? वो केवल वो ग्लूकोज की बोतल लगा देता है उसके। वो ग्लूकोज की बोतल लगा के बस वो हटाओ। नहीं हिमांशी, मैं नहीं मानता, बुजुर्ग लोग पता है। हाँ। नहीं, नहीं, बुजुर्ग लोग, मैं बताऊं आपको, मतलब मैंने क्या एनालाइज किया है। मतलब सबसे ज्यादा बेवकूफ अगर कोई जनरेशन है ना, सबसे ज्यादा बेवकूफ, तो एक तो भाई हमारी वाली जनरेशन है। मैं तो मेरी वाली जनरेशन की कहता हूँ। मेरी एज के जितने भी लोग हैं, उनमें से मैक्सिमम लोग को मतलब मास्क लगाने में ही उनको तकलीफ आ रही है। जबकि सबसे ज्यादा इफेक्टेड ही मेरे एज की जनरेशन हुई है। और दूसरे नंबर पे भाई साहब तुम लोगों की जनरेशन आ रही है, जो यंगस्टर्स हैं। मैंने बहुत कम यंगस्टर्स को मास्क लगाते हुए देखा है ना। ये जितने बुजुर्ग लोग हैं भाई साहब, मैं तो देखता हूँ ये जितने बुजुर्ग हैं, एक तो ये सारे के सारे वैक्सीन लगवा के आ चुके हैं दोनों। दो दो वैक्सीन लगवा ली इन सब ने। हाँ, सारे ने, सब ने दो दो वैक्सीन लगवा ली, और सारे भाई साहब कपड़े का और जाने कैसा मास्क लगा के तो रखते हैं। अरे ये चाइना की तो क्या कहो यार। हाँ, हिंदी चीनी भाई भाई। खैर आ जाओ। हाँ, कूल बनने के लिए नहीं लगाते बहुत सारे तो। अरे कई कूल बनने के चक्कर में ही निबट लिए। हाँ, कई तो कूल के चक्कर में ही निबट गए। नहीं, वैक्सीन देखो, तुम में से जो भी 18 का हो चुका है, अब वो वैक्सीन लगवाओ जैसे ही मौका मिल जाए। हाँ। चलो, आ जाओ। हाँ, चलो सही है। वेरी गुड। हाँ, मैंने लगवा ली भाई। हाँ। चलो, दीपक, प्राइवेट हॉस्पिटलों में चेक कर, प्राइवेट में सब में आ रही है। और अभी लगवा लो यार वैक्सीन। हाँ, वो ज्यादा बढ़िया है। हाँ, प्राइवेट में चेक करो, उनमें आ रही है, सब में लगवा लगवा लो। एग्जाम में कंपलसरी है। अरे भाई साहब, तो लगवाओ। हाँ।
चलो आ जाओ। अब ये इनडायरेक्ट इंटरव्यू मेथड में जो डेटा कलेक्ट किया जाता है वो रिलायबल नहीं होता। अब आ जाओ टेलीफोनिक इंटरव्यू पे। टेलीफोनिक इंटरव्यू तो तुम्हें पता ही है, वही फोन आ जाता है, क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ा दूं, ये बढ़ा दूं, वो बढ़ा दूं, ये कर दूं, वो कर दूं। भाई पता नहीं, मुझे मुझे जानकारी नहीं है, पेपर में वैक्सीन हो सकता है कंपलसरी कर दें। हाँ, पर हो नहीं सकती क्योंकि अभी 18 से कम वाला तो कैसे दे पाएगा, फिर अपना राघव कैसे एग्जाम देगा। राघव तेरा बर्थडे तो आ गया होगा यार। नहीं है, नहीं है। राघव तेरा बर्थडे आ गया होगा ना। राघव है नहीं दिखे। हाँ। अरे यार राघव, तूने यार कचौड़ी वचौड़ी कुछ नहीं यार, ये कोई तरीका है क्या यार राघव। कचौड़ी वाले पूछ रहा था तेरे को राघव का बर्थडे आ गया क्या। चलो खैर, टेलीफोनिक इंटरव्यू में नवदीप भी तो, हाँ नवदीप भी तो 17 का ही है। नवदीप 17 का कहाँ है, वो तो पौने 17 का ही था। हो गया क्या ये 18 का। चलो बढ़िया। हाँ भाई, टेलीफोनिक इंटरव्यू मेथड। अच्छा 17 का हो गया क्या, भाई शाबाश। हाँ सही है, तो एज बहुत तेजी से बढ़ती है। हाँ, एज को संभाल के रखो बस। और क्या। तुम्हारी बस एकदम 5 साल अब ऐसे निकलेंगे झकाझक, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। हाँ। और क्या, तुम बच्चे से बड़े हो जाओगे, पैर छूने वाली उम्र हो जाएगी, फिर तुम्हारे जल चढ़ाने वाली उम्र हो जाएगी। और क्या। हाँ, फिर आराम से 2 मास्क लगा के घूमना। चलो आ जाओ। टेलीफोन, टेलीफोनिक इंटरव्यू के बाद, अरे वाह अनिल। अब टेलीफोनिक इंटरव्यू के बाद अपन आ जाते हैं ये ऑब्जर्वेशन मेथड पर। भाई गैजेट लगा के काम किया जाता है, गैजेट लगाए जाते हैं और सारा डेटा रिकॉर्ड किया जाता है। डेटा जो कलेक्ट किया जाता है ये ऑथेंटिक डेटा होता है, पर बहुत खर्चीला तरीका होता है। बहुत खर्चीला तरीका होता है, पैसा बहुत खर्च होता है इस मेथड में। मेल्ड क्वेश्चनर का क्वेश्चन क्या बनता है एग्जाम में, सबसे ज्यादा नॉन रिस्पॉन्स मेल्ड क्वेश्चनर में अपने को मिलते हैं। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं तो हमें क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा मिल जाता है। डेटा के क्लासिफिकेशन के बारे में अगर अपन बात करते हैं तो डेटा का क्लासिफिकेशन 4 तरीके का हो जाता है। पहली हो जाती है टाइम सीरीज, जिसको टेम्पोरल भी बोलते हैं, इसको ऑर्डिनल भी बोलते हैं, इसको टेम्पोरल को क्रोनोलॉजिकल भी बोलते हैं। टाइम सीरीज को क्रोनोलॉजिकल भी बोलते हैं, यानी कि जब टाइम के बेसिस पे डेटा कलेक्ट किया जाता है। दूसरा हो जाता है जियोग्राफिकल, इसको स्पेशियल भी बोलते हैं। तीसरा हो जाता है ज्योग्राफिकल, यानी कि एरिया, रीजन, कंट्री, इस बेसिस पे जब डेटा कलेक्ट किया जाता है। तीसरी हो जाती है क्वालिटेटिव, यानी क्वालिटी के बेसिस पे। हाँ, क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी के बेसिस पे, क्वालिटी को बोलते हैं एट्रीब्यूट। इसको ऑर्डिनल भी बोलते हैं, बिल्कुल सही। एट्रीब्यूट, क्वालिटी, ब्यूटी, याद है ना। और ब्यूटी का मतलब रैंक को रिलेशन, ये भी याद रखिएगा। और चौथा हो जाता है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव, हाँ क्वांटिटेटिव क्या होता है, क्वांटिटी यानी कि कार्डिनल। क्लासिफिकेशन के बाद आगे बढ़ते हैं तो डेटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है मात्रात्मक। यस, क्वांटिटेटिव मात्रात्मक। हाँ जी। क्वालिटेटिव को बोलते हैं गुणात्मक। अब अगर अपन डेटा को रिप्रेजेंट करने का, डेटा के प्रस्तुतिकरण के तरीके देखते हैं तो डेटा को प्रस्तुत करने का सबसे पहला तरीका होता है टेक्सचुअल, यानी कि जब डेटा को टेक्स्ट की फॉर्म में लिखा जाता है, यानी कि पैराग्राफ, लाइन, इन सब की फॉर्म में जब डेटा लिखा जाता है। बोरिंग तरीका होता है, मोनोटोनस होता है, एक जैसा तरीका होता है, कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। इसके बाद आ जाता है टेबुलर। टेबुलर डेटा जो होता है, टेबुलर डेटा टेबल की फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है। डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ टेबल। कंपैरिजन आसान होता है। हाँ, अब टेबल में 5 टाइप होती हैं।
देखो मैं टेबल का मेरे पास शायद है, मैंने सेव करके रख रखा है, मैं दिखाता हूं तुम्हें टेबल का। जिसमें तेरी तेरी ये रहा टेबल। अब आप देख सकते हो, ये लो स्पॉटलाइट भी ठीक है। हाँ जी, टेबल में ये जो ऊपर वाला ये जो हिस्सा होता है ये तो कैप्शन होता है, जिसमें कॉलम और सब कॉलम का टाइटल आ जाता है। कैप्शन को और टाइटल, सीरियल नंबर, डेट वगैरह ये सब मिला के जो ऊपर का पूरा ऊपर का जो हिस्सा होता है वो बॉक्स हेड होता है। ये बगल वाला स्टब कहलाता है, जिसमें रो की पूरी जानकारी होती है। ये पीले रंग की मेन बॉडी है। और ये नीचे वाला जो है, जिसमें कॉलम, जिसमें ये सर सोर्स, रेफरेंस, सिग्नेचर ये सब आ जाता है, इसे फुटनोट बोलते हैं। हाँ, ये सब फुटनोट कहलाता है। अब इसी तरीके से मैंने और भी काफी सारी चीजें सेव करके रख रखी। अब ये तो सारा कैप्शन वैप्शन की जानकारी है। सेलेक्ट तो कर लेते, फिर देखेंगे क्या क्या काम आता है। हाँ जी, ये कैप्शन वगैरह के इनके बारे में लिख रखा है अपन ने। ये मैंने जो जो बैचेस पढ़ा है मैंने फिर उनको सेव करना शुरू कर दिया, तो अब ये सबके काम आ जाएगा। ये फुटनोट। अब उसके बाद डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आ जाता है, जिसमें लाइन डायग्राम, बार चार्ट और पाई चार्ट आ जाते हैं। तीन तरीके के होते हैं। लाइन डायग्राम में कौन कौन से होते हैं? सिंगल लाइन, मल्टीपल एक्सिस। मल्टीपल एक्सिस जो होते हैं वो कब बनाए जाते हैं? जब सीरीज की यूनिट डिफरेंट होती है। और मल्टीपल लाइन कब बनाए जाते हैं? जब सीरीज की यूनिट सेम होती है। बार चार्ट जो होते हैं वो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बनते हैं। पहली बात तो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को अपन बोलते हैं इंक्लूसिव। इंक्लूसिव क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनमें गैप होता है, एक डायमेंशन होते हैं, इनके बीच में गैप होता है। बार ग्राफ की जो चौड़ाई होती है, ये जो बार ग्राफ की चौड़ाई है, ये चीज, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। इनके बीच में गैप भी होता है, ये गैप आपको नजर आ रहा होगा। इन इन रेक्टेंगल्स की चौड़ाई किसी काम की नहीं होती है। और इसका एरिया जो होता है वो कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। हाँ जी, ये नॉर्मल गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से आ गया? अब आप देखो, इसी में और फोटोज ढूंढ लेते हैं, मिल जाएंगे अभी सारे ही। हाँ जी। अच्छा, आ रही है क्या आवाज? गाना अच्छा था ये वाला। मेरे को बड़े पसंद है इस मूवी के गाने। हाँ जी। अब बार चार्ट में एक ही हॉरिजॉन्टल बार चार्ट बन जाते हैं। क्वालिटेटिव डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हॉरिजॉन्टल बार चार्ट का इस्तेमाल किया जाता है। वर्टिकल बार चार्ट, ये वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल है। क्वांटिटेटिव डेटा और ज्योग्राफिकल डेटा के लिए हॉरिजॉन्टल, और इसके वर्टिकल बार चार्ट बनता है क्वांटिटेटिव और ज्योग्राफिकल के लिए, हॉरिजॉन्टल बनता है क्वालिटेटिव के लिए। इसी तरीके से आप आ जाते हो तो ये मल्टीपल और या ग्रुप्ड बार चार्ट, सीरीज को कंपेयर करने के लिए। और ये सब डिवाइडेड बार चार्ट, अगर बार चार्ट सब डिवाइडेड बनाए जाते हैं, देखो ये आपस में बटे हुए हैं, तो इस तरीके के बार चार्ट भी अपने काम आ जाते हैं। ये सब डिवाइडेड वाले बार चार्ट से। चलो, हो गया इनका काम। अब इसी के बाद अपन लोग देख लेते हैं, तो मेरे पास आई विल फाइंड, डेफिनेटली फाइंड सम अदर फोटोज ऑल्सो।
हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट। पाई चार्ट की खास बात क्या होती है, ये भी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन का ही हिस्सा होता है। पाई चार्ट की खास बात क्या होती है, हिडन ट्रेंड इसमें छुप नहीं सकते, और ये बेस्ट तरीका होता है। हाँ, हॉरिजॉन्टल में ज्योग्राफिकल, ये पाई चार्ट का जो क्वेश्चन है, पाई चार्ट में रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल किया जाता है। और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट होता है फ्रीक्वेंसी उस क्लास की अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी। अच्छा, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए एक बात याद रखना, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 0 और 1 के बीच में लाई करती है, और 0 और 1 के इक्वल होती है। प्रोबेबिलिटी वाला ही क्वेश्चन होता है ये, पर ये सवाल हमें कई बार और कई जगह मिल जाता है। अब अपन, हाँ जी, चलो। अब पाई चार्ट के बाद, पाई चार्ट में सेंट्रल एंगल का और कॉन्सेप्ट होता है, और सेंट्रल एंगल निकालने के लिए अपन करते क्या है, सेंट्रल एंगल वाला मामला भी एक बार नोट कर लीजिए। सेंट्रल एंगल कैसे निकालते हो आप, फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट, या फिर आप ये कह सकते हो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को टोटल अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल हैव सेंट्रल एंगल। और टोटल अमाउंट कितना होता है, टोटल अमाउंट होता है यहाँ पर 360 डिग्री, क्योंकि किसी भी सर्कल का जो एंगल होता है वो 360 डिग्री के इक्वल होता है। तो ये आपको एक बेनिफिट मिल जाता है। हाँ जी, अब आप आ जाते हैं अपन अपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पर। ये डायग्रामेटिक थे, अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि बीच में एक ही टॉपिक बचता है, स्क्रूटनी। स्क्रूटनी हमारे किसी काम का नहीं होता, इंटरनल एक्सटर्नल दो तरीके की होती है। सबसे पहले अपना बनता है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम इट इज फ्रीक्वेंसी बेस्ड डायग्राम, इट डज नॉट हैव गैप, इनमें गैप नहीं होता। इसकी रिप्रेजेंटेशन कंटिन्यूअस क्लासिफिकेशन पे बेस्ड होती है। एक्सक्लूसिव क्लास, एक्सक्लूसिव क्लास मतलब जिनमें गैप नहीं होता। और ये मोड को रिप्रेजेंट करता है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम को आप इस तरीके से देख सकते हो, इनमें गैप नहीं होता। इनकी जो चौड़ाई है, ये जो रेक्टेंगल्स हैं, इनकी चौड़ाई बराबर भी हो सकती है और बराबर नहीं भी हो सकती है। एरिया ऑफ हिस्टोग्राम, एरिया का बड़ा इंपॉर्टेंट, हिस्टोग्राम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। मतलब जो रेक्टेंगल की लेंथ होती है, यानी ये हिस्टोग्राम में ये जो आप रेक्टेंगल बनाते हैं, इसकी लंबाई पे ही डिपेंड करता है, अगर चौड़ाई सबकी सेम है तो एरिया। और अगर एरिया मतलब अगर सबकी चौड़ाई सेम नहीं है तो एरिया जो होता है वो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या होती है, उस क्लास की फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ, ये फ्रीक्वेंसी डेंसिटी होती है। उसके बाद हमें मिलता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ऐसा होता है, मतलब क्लास मार्क जो होते हैं, यानी कि जो मध्य बिंदु होते हैं, उनको अपन स्केल की सहायता से ऐसे, यानी कि विद द हेल्प ऑफ स्केल अपन जोड़ देते हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होता है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो होता है वो नीचे टच करता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इसको एक्स एक्सिस को टच करेगा, पॉलीगन टच करेगा। जबकि अच्छा, इसका जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का जो एरिया होता है, इसका भी वही एरिया का फॉर्मूला होता है जो हिस्टोग्राम का होता है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हिस्टोग्राम की लिमिटिंग फॉर्म होता है। उसके बाद मिलता है फ्रीक्वेंसी कर्व। इन पॉइंट्स को अगर फ्री हैंड से जोड़ दिया जाए तो ये फ्रीक्वेंसी कर्व बनते हैं। इनका एरिया का कॉन्सेप्ट वही होता है जो हिस्टोग्राम का होता है, और ये अपना इसमें यही होता है। इसके बाद एक और अपना कॉन्सेप्ट बच जाता है ओजाइव का। ओजाइव किस लिए काम लिए जाते हैं, ओजाइव काम लिए जाते हैं, ओजाइव काम आते हैं मीडियन, मीडियन को ग्राफिकली शो करने के लिए। ओजाइव की 4 तरह की शेप होती है। बेल शेप हो सकता है,
एस शेप हो सकता है, इनवर्स एस शेप हो सकता है, जे शेप हो सकता है और मिक्स्ड हो सकता है। ओजाइव मिक्स शेप भी हो सकता है। तो ये ओजाइव की 4 तरह की शेप्स होती हैं। अपने को बेसिक जो क्वेश्चन मिल जाते हैं वो इसी चैप्टर के थ्योरेटिकल मिल जाते हैं। वर्ग मार्क, वर्ग मार्क नहीं, वो क्लास मार्क होता है। क्लास मार्क का कोई क्वेश्चन वैसे थोड़ी आता है। क्लास मार्क कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी है जी। जैसे मान लो आपको एक क्लास दे रखी है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इसका क्लास मार्क जो है वो एक्स आई तो होगा। इसका 5 होगा, इसका 15 होगा, इसका 25 होगा, ये क्लास मार्क होगा। तो ये तो आसानी से कैलकुलेट हो सकता है। हाँ जी। आपका सेकंड चैप्टर आता है एमओसीटी। एमओसीटी में 3 बेसिक चीजें आपके पास आ जाती हैं, मीन, मोड और मीडियन। मीन 3 तरीके का, अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक। अर्थमेटिक मीन सबको पता है कैसे निकालते हैं। ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करने के लिए सारे के सारे डेटा को मल्टीप्लाई करते हैं और पावर 1/n लगा लेते हैं। हार्मोनिक मीन के लिए क्या करते हैं, n/1/x1, 1/x2 एंड सो ऑन। ये हार्मोनिक मीन का कॉन्सेप्ट हो जाता है। इन सबके कंबाइंड मीन भी निकलते हैं। कंबाइंड अर्थमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला n1 x1 बार, n2 x2 बार, n3 x3 बार एंड सो ऑन। और नीचे आ जाएगा n1 प्लस n2 प्लस n3। अब इसी तरीके से कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन निकालने का कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है, एच एम ए एम का रेसिप्रोकल नहीं होता ना। एच एम जो होता है वो ए एम का रेसिप्रोकल नहीं होता। एच पी जो होती है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, वो एपी का उल्टा होती है। मतलब अगर 1 2 3 4 एपी है तो 1, 1/2, 1/3, 1/4 एचपी होगी। ये बात होती है। एचएम और एएम में ये रिलेशन नहीं होता। हाँ, एचएम जो होता है, हार्मोनिक मीन जो होता है, वो एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करने के काम भी आता है। कंबाइंड हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला आपको पता ही है, आप सभी लोगों को, n1 प्लस n2 प्लस n3 और नीचे आ जाएगा n1/h1, n2/h2 एंड सो ऑन। अब इसी में अगर मान लो कभी आपसे ज्योमेट्रिक मीन कंबाइंड वे में पूछा गया, अगर ज्योमेट्रिक, पहले तो तू ये बता कि तेरा बर्थडे कब आया, तेरा बर्थडे कब था। अगर आपसे पूछा गया 2 ऑब्जर्वेशन का ज्योमेट्रिक मीन 16 है और 3 ऑब्जर्वेशन का ज्योमेट्रिक मीन 24 है। अच्छा ये दूसरा राघव है, अच्छा 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 अच्छा, ओके। अरे नहीं, ये दूसरा वाला राघव है। हाँ, अरे कर यार, रुकना यार, अभी 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 करते हैं। 2 ऑब्जर्वेशन का ज्योमेट्रिक मीन 16 है, 3 ऑब्जर्वेशन का 24 है। इसका मतलब अगर मुझे इनका कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन आप कैसे निकालोगे, 16 का स्क्वायर और इधर आप करेंगे 24 की पावर 3, इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई और इनकी पावर लगाएंगे 1/5, यानी ये जो टोटल है, ये आपका तरीका रहने वाला है कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन का। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए सेट ऑफ n ऑब्जर्वेशन इज द रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट, यस दैट इज व्हाई, इसीलिए तो। ज्योमेट्रिक मीन जो होता है वो टोटल ऑब्जर्वेशन के प्रोडक्ट का nth रूट होता है। अब टोटल ऑब्जर्वेशन जितने, अगर k ऑब्जर्वेशन है तो kth रूट होगा, n है तो nth रूट होगा। अपन अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के बारे में एक बात तो ये जानते हैं,
एएम जीएम से बड़ा होगा, जीएम एचएम से बड़ा होगा। क्यों होगा, कब होगा और क्यों होगा? डिस्टिंक्ट वैल्यूज। अगर कोई जर्नल रिलेशन पूछता है बिना किसी भेदभाव के, ऊंच नीच के, तो एएम जीएम और एचएम जो है वो कंडीशन लेस है। ये अगर किसी ने कह दिया कि आप तो मुझे वैसे ही बता दो, वैसे ही बता दो खाम खां, आपने पूछा ऑब्जर्वेशन कैसे हैं, अलग अलग है कि एक ही है, सेम है, उसने कहा नहीं नहीं मैं नहीं बता रहा, आप तो मुझे वैसे ही बता दो एएम जीएम और एचएम में क्या रिलेशन होगा। हाँ तो बता दो उसको, आप उसे बता दीजिए कि एएम जीएम से बड़ा होगा, इक्वल होगा, जीएम एचएम से बड़ा होगा या इक्वल होगा, बराबर भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है, अपन ने बता दिया उसको, ले भैया। और अगर वो कहता है कि मेरे तो सारे ऑब्जर्वेशन सेम है, मैं ऑब्जर्वेशन में भेदभाव नहीं करता, तो ये भी भेदभाव नहीं करेंगे, ये भी बराबर होंगे। एमओसीटी के जितने भी मेजर्स होते हैं, ऑल मेजर ऑफ एमओसीटी यानी कि मीन, मोड और मीडियन, मीन मोड और मीडियन, ये एमओसीटी के मेजर होते हैं। दे आर डिपेंडेंट ऑन चेंज इन ओरिजिन एंड स्केल, दोनों ही चीजों पर डिपेंड करेंगे ये, ओरिजिन पर भी और स्केल पर भी। एमओसीटी के तीनों मेजर आर डिपेंडेंट ऑन चेंज इन स्केल, चेंज इन ओरिजिन। गॉट इट? ये भी जरूरी बातें आपकी रहेंगी, ध्यान रखिएगा। एमओसीटी के मेजर लीनियर रिलेशनशिप को सेटिस्फाई करेंगे। मेजर ऑफ एमओसीटी आर डेफिनेटली गोइंग टू सेटिस्फाई द लीनियर रिलेशनशिप्स, ये लीनियर रिलेशनशिप्स को भी सेटिस्फाई करते हैं। लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, एमओसीटी के सारे मेजर उसको सेटिस्फाई करते हैं, जबकि एमओडी के नहीं कर रहे होते। एमओसीटी के मेजर में मीडियन इज द बेस्ट मेजर ऑफ एमओसीटी फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन। अगर ओपन एंड क्लासिफिकेशन है तो मीडियन जो होता है वो बेस्ट मेजर ऑफ एमओसीटी होता है। बात ध्यान है, मीडियन इज द बेस्ट मेजर ऑफ एमओसीटी फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशंस। जर्नली बेस्ट और फेमस एमओसीटी का मेजर कौन सा होता है? अर्थमेटिक मीन। मीडियन जो होता है इन केस ऑफ इवन ऑब्जर्वेशन, अगर ऑब्जर्वेशन इवन है तो मीडियन जो होता है दैट इज द सिंपल एवरेज ऑफ टू मिडिल वैल्यूज, और अगर ऑब्जर्वेशन ऑड है तो मीडियन इज अ सिंगल यूनिट, मीडियन सिंगल यूनिट होती है। अगर आधी ऑब्जर्वेशन भी अवेलेबल है तो भी मीडियन कैन बी कैलकुलेटेड। अगर आधी ऑब्जर्वेशंस आर अवेलेबल देन ओनली वी कैन कैलकुलेट द मीडियन आल्सो, पर हम मीन कैलकुलेट नहीं कर सकते। मीन में जो ज्योमेट्रिक मीन होता है ये केवल सुख का साथी होता है, दुख का साथी नहीं होता। मतलब ये पॉजिटिव वैल्यूज के लिए ही कैलकुलेट किया जा सकता है, नेगेटिव के लिए ज्योमेट्रिक मीन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। कैसे? प्रॉफिट प्रॉफिट का ही होगा, लॉस का नहीं होगा। कहीं नुकसान हो रहा है तो ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट मत करना, मतलब मेरे पास मत आना नुकसान हो जाए तो, वो वाली बात है ना। वो दुकानदार नहीं होता जो आप जिसकी दुकान में कोई सामान छूते हो और वो तुरंत कह देता है तोड़ दिया मतलब खरीद लिया समझो, तो सेम वही कॉन्सेप्ट है भैया। ज्योमेट्रिक मीन सुख का साथी है, दुख का साथी नहीं है। तो ये एमओसीटी की पूरी कहानी होती है। हाँ गारंटी नहीं है भाई साहब, तोड़ दिया मतलब खरीद लिया, तोड़ते ही आपका हो गया सामान, आपने तोड़ा आपका हो गया। हाँ, पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। फ्रेंड्स फॉर बेनिफिट। अब आप आ जाओ एमओडी पर। एमओडी क्या होता है? मेजर ऑफ डिस्पर्जन। डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है? हम स्कैटर्ड कितने हैं फ्रॉम द सेंट्रल वैल्यू, और व्हाट आर द सेंट्रल वैल्यू, व्हाट आर द फर्स्ट एवरेजेस। एमओसीटी इज द सेंट्रल वैल्यू, फर्स्ट एवरेजेस। हम इनसे कितने दूर कितने पास हैं। दो तरह की बातें होती हैं, एक एब्सोल्यूट होता है, एक रिलेटिव होता है। एब्सोल्यूट वैल्यू चार तरीके की होती है, एक रेंज होती है, एक क्वार्टाइल डेविएशन होता है, एक मीन डेविएशन होता है, एक स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। रिलेटिव वैल्यू भी चार तरीके की होती हैं, कॉफिशिएंट ऑफ रेंज होता है, कॉफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन होता है, कॉफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन होता है।
और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है। रेंज यानी कि प्रसार। रेंज कैसे निकालते हैं? रेंज निकालने के लिए हाईएस्ट माइनस लोएस्ट करना पड़ता है, और रेंज निकल गई, ज्यादा में से कम को माइनस कर लो, रेंज निकल जाएगी, हमेशा पॉजिटिव निकलती है। यूनिट होती है इसमें, पर फ्रीक्वेंसी से इसका कोई लेना देना नहीं होता। क्वार्टाइल डेविएशन के बारे में बात करते हैं तो Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 होता है। इसको सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी बोला जाता है। दिस इज ऑल्सो एड्रेस्ड एज सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। इसे सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी बोला जाता है। क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन के बेसिस पर ही कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट किया जाता है। Q3 माइनस Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 इंटू 100, मतलब आप बोल सकते हो क्वार्टाइल डेविएशन अपॉन मीडियन इंटू 100। अब ये मीडियन कहां से आ गई? हम जानते हैं मीडियन जो होती है ये पार्टीशन वैल्यू होती है, और ये क्वार्टाइल के बराबर होती है। क्वार्टाइल 2 इज इक्वल टू मीडियन, एंड मीडियन इज आल्सो इक्वल टू डिसाइल 5 एंड परसेंटाइल 50। हम ये सारी बातें पहले से जानते हैं। पार्टीशन वैल्यूज जो होती है वो मीडियन के भाई बहन होते हैं, और इनको शो करने के लिए ओजाइव बनाया जाता है, ध्यान है ना। और मोड को शो करने के लिए हिस्टोग्राम बनाया जाता है। मीन मोड और मीडियन में रिलेशन ये भी होता है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। क्लियर है? क्वार्टाइल डेविएशन में ये कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन होता है। कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट अपॉन हाईएस्ट प्लस लोएस्ट इनटू 100, ये कोफिशिएंट ऑफ रेंज हो जाता है। मीन डेविएशन के बारे में बात करते हैं तो मीन डेविएशन इज द एब्सोल्यूट डेविएशन, इसे एब्सोल्यूट डेविएशन भी बोला जाता है। मीन डेविएशन तीन तरीके के होते हैं, एक मीन के रेस्पेक्ट में होता है, एक मीडियन के रेस्पेक्ट में होता है, और एक मीन डेविएशन मोड के रेस्पेक्ट में होता है। अगर मीन डेविएशन अपन कैलकुलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ मीन, तो मीन डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए आपको सिग्मा डी आई, जिसे आप बोल सकते हो रॉ डेटा के लिए xi माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय n, और अगर ये डिस्क्रीट डेटा के बारे में आप बात कर रहे हो तो आप नीचे सिग्मा fi लगा दोगे, इधर fi आ जाएगा विद रेस्पेक्ट टू मीन। अगर आप कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन के बारे में बात करते हो तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन विद रेस्पेक्ट टू मीन क्या आ जाता है? मीन डेविएशन विद रेस्पेक्ट टू मीन होल डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100। अगर आप ये मीडियन के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हो तो नीचे मीडियन आ जाता है, और अगर आप इसे मोड के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हो तो नीचे मोड आ जाता है। ये मीन डेविएशन के बारे में बात चलती है। अब इसी तरीके से अपन आ जाते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन पे, रिप्रेजेंट किया जाता है सिग्मा से। पहला फॉर्मूला xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n और उसका अंडर रूट। स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं तो दूसरा फॉर्मूला xi स्क्वायर अपॉन n माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, दूसरा फॉर्मूला। अगर फ्रीक्वेंसी मिल जाती है तो डिस्क्रीट के साथ यही फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो, xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इंटू फ्रीक्वेंसी सिग्मा, नीचे सिग्मा fi। अगर एज्यूम्ड मीन लेके चलते हैं तो एज्यूम्ड मीन का ये लगा लेंगे आप, xi माइनस एज्यूम्ड मीन का होल स्क्वायर, साथ में फ्रीक्वेंसी सिग्मा fi माइनस मीन का होल स्क्वायर। हाँ जी। अब ये मीन जो होता है ये अपना वो एज्यूम्ड मीन वाला ही सीन होता है, सिग्मा xi माइनस a इंटू fi अपॉन सिग्मा fi का होल स्क्वायर, ये वाला। तो ये चार बेसिक फॉर्मूले आपके स्टैंडर्ड डेविएशन के आपको मिल रहे होते हैं। कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में अपन बात करते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100, ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का स्लॉट आ जाता है।
इनका एक आपस में बड़ा अच्छा सा रिलेशन होता है। QD, देखो मैं बताता हूँ आपको, ये आपको याद भी आ जाएगा। नंबर होता है 456 और कॉन्सेप्ट होता है श्रीमान क्यू। याद है? श्रीमान क्यू, हाँ SMQ, श्रीमान क्यू। अब यहाँ ये SD हो गया, ये MD हो गया, ये QD हो गया। ये जो फॉर्मूला है ये थ्रू आउट चलता रहता है, ये प्रोबेबिलिटी के नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तक जाता है ये फॉर्मूला। हाँ 456 श्रीमान क्यू, ध्यान रखना ये फॉर्मूला आपके कई जगह कई एप्लीकेशंस में कई तरीके से अलग अलग फॉर्मेट में काम आ जाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन खास क्यों होता है? व्हाई इट इज बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन? मीन डेविएशन बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन होता है ओपन एंड क्लासिफिकेशन के लिए। स्टैंडर्ड डेविएशन बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन क्यों होता है? व्हाई इट इज बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन? क्योंकि पहली बात तो इसमें सारे ऑब्जर्वेशन कवर किए जाते हैं, ये एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होती। और सबसे जरूरी बात क्या होती है, व्हाई स्टैंडर्ड डेविएशन इज बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन? क्योंकि इसकी 3 मैथमेटिकल प्रॉपर्टी होती है। स्टैंडर्ड डेविएशन की पहली मैथमेटिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर 2 नंबर का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो वो सेमी इंटर रेंज होता है। दूसरी मैथमेटिकल प्रॉपर्टी क्या होती है स्टैंडर्ड डेविएशन की? अगर n नेचुरल नंबर का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे हैं तो n² - 1/12 कर दीजिए, स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा। तीसरी स्टैंडर्ड डेविएशन की मैथमेटिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, याद है? तीसरी स्टैंडर्ड डेविएशन की मैथमेटिकल प्रॉपर्टी, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला जा सकता है। n1 σ1² + d1², n2 σ2² + d2², और नीचे आ जाएगा n1 + n2। ये आपका कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हो जाता है। यहाँ पर D1 क्या होता है? D1 होता है x1 बार - x बार, और यहाँ पर D2 क्या होता है? x2 बार - x बार। दिस इज D1 एंड दिस इज D2। ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का कॉन्सेप्ट हो जाता है। और ये आपके 3 चैप्टर प्रिपेयर होते हैं विच कॉस्ट यू 20 मार्क्स। एक और देख लो कोरिलेशन रिग्रेशन वाला, थोड़ा सा उसका रिवीजन हो जाएगा तो बात ध्यान रहेगी। 3 बजे 3 बजे देखोगे? अरे मैं सोच रहा हूँ 3 बजे खत्म कर लेंगे यार, एक चैप्टर करना है छोटा सा। हाँ बाकी फिर कल करेंगे। एक कोरिलेशन रिग्रेशन कर लो, थोड़ा सा है, बाकी कल करेंगे। हाँ 3 बजे फ्री कर दूंगा, मैं भी थक गया। नहीं आ रहा? अच्छा ठीक है ठीक है, 3 बजे करेंगे, 3 बजे। चलो 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 ओके, 3 बजे मिलते हैं। हाँ प्रोबेबिलिटी कर लेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ओके, आ जाओ 3 बजे।